students, today I am going to teach you third chapter, that is gravitation. ग्रेविटेशन क्या है कि कोई आपकी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two objects by virtue मतलब एक प्रॉपर्टी ऑफ देयर मासेस. ठीक है, जो virtue ऑफ देयर मासेस. ठीक है, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट ये इसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट ये है आपकी ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है. अब ये दोनों सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है. तो पहला आपका लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है आपसे कि इस संसार में, इन दिस यूनिवर्स ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं कहीं भी पूरे यूनिवर्स में, कहीं भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कुछ मासेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. तो यही है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और जो उनके बीच में फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली. मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली इनवर्सली क्या है. तो पहले बताते हैं नॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इट स्टेट्स दैट every particle या फिर ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, every particle in this universe attracts another object, other particle. ठीक है, ये क्या स्टेट करता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरे पार्टिकल को. अगर हम उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी बात करें तो क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to square of the distances between them. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये v ऑब्लिक w का मतलब है बिटवीन देम. ठीक है, आप लोगों ने खुद ये ऑब्जर्व किया होगा, जब मैंने देखा है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, गर्ल्स हैं, गर्ल्स के पास बैठेगी तो बहुत पास पास बैठती हैं, क्लोजेस्ट. वो क्या है आपका एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब सपोज हमने मान लिया, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स या फिर पार्टिकल भी कह सकते हैं इसको, ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. देन तब आपका क्या हो जाएगा, f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 के. अब देखो डायरेक्टली का मतलब क्या है. ये डायरेक्टली सिंबल है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया गया डायरेक्टली. जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें तो जो आपकी टी है या कॉफी की बात कर लेते हैं. ठीक है, कॉफी है, कॉफी अगर हम दूध यानी कि जो आपका मिल्क है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दें तो वो बढ़ जाएगी. अगर वही क्वांटिटी कम कर दें तो आपकी कॉफी का जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा. हालांकि यहाँ पे और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि और भी चीजें हैं कि क्या क्या है या टाइमिंग क्या हमने यूज की है, वो सब इसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन मेनली डिपेंड किस पे है, तो इसी तरह से अगर जो आपका फोर्स है वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड है.
यानी कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, सपोज पहले वाले का मास बढ़ा है, दूसरे का किसी का भी मास बढ़ा, तो जो फोर्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब है अपॉन में, यानी उल्टा रेसिप्रोकल, और डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली का हो। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स आपका कैसा हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो रहा है। किसी एक्शन को लेने पे जो रिएक्शन है वो हमारा उल्टा हो रहा है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, वैसे भी आपको पता होगा कोई भी आपका रिलेशन है, रिलेशन में क्या होता है, अगर वहां पे डिस्टेंसेस बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं, तो रिलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो खराब हो जाती है। अगर फैमिली पे है, किसी से बात करना बंद कर दे, तो वहां पे दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर हम इन फैक्टर्स को, ये जो दो फैक्टर दिए गए, इनको कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑन कंबाइनिंग ऑफ फैक्टर्स, ऑन कंबाइनिंग अब फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर m1 m2 की 1 से मल्टीप्लाई करें, अगर 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं 1 से, वो 1 रहे, वो वही नंबर रहता है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा m1 m2 अपॉन में हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे। यहाँ पे जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन वैनिश करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, एडजस्टेड ऑलरेडी एडजस्टेड, ओके। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्सप्रेशन निकल के आई, और इसका हम यूज करेंगे जब भी हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिटरमाइन करना है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और g आपका क्या है, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अगर g की वैल्यू की बात करें तो g की वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये g की वैल्यू होगी, जहां कहीं पे भी रिक्वायर्ड ये जरूरत पड़ेगी इसकी, हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद में लेते हैं एक एग्जांपल, जिससे कि आपको ये फार्मूला कैसे यूज करना है, कहां पे इसका यूज होता है, वो आपको पता चल सके। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं इसमें, तो सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन में क्या है, जब भी आप क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते टाइम जो आपसे कहा जाए वो आप करते चलें। तो सबसे पहले क्या कहा गया, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इट मींस F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है आपसे, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, बिटवीन द अर्थ एंड सन गिवन दैट मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ हमने इसको m1 मान लिया। और न्यूमेरिकल में ये थ्योरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस जो गिवन डेटा है उसे आप नोट करेंगे। ये आपका हो जाएगा 6 into 10 to the power 24 kg। नेक्स्ट ये आपका मास ऑफ अर्थ हो गया, फिर मास ऑफ सन दिया गया m2 दिया गया है, ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। आप लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m2 will be equal to 2 into 10 to the power 30 kg। नेक्स्ट क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, दैट इज r, एंड r इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 11 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें निकालना है, क्या उसके बारे में हमें कुछ पता है, यस वी नो दैट, हमें पता है। क्या जानते हैं आप लोग, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं, या फिर g आपको पता ही होगा, g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन हमें डायमेंशन से मतलब नहीं है, हमें यूनिट नहीं पुट करनी है यहाँ पे। m1 आपका कितना है, 6 into 10 to the power 24। और अगर m2 की बात करें तो m2 है आपका 2 into 10 to the power 30 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, r कितना है आपका 1.5 into 10 to the power 11 का होल स्क्वायर। अगर ये देखें तो सबसे पहले नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं, 6.67 into 6 into 2, और into अगर पावर्स को एक साथ करें तो पावर्स में कितना हो जाएगा, 10 to the power 24 प्लस 30, और माइनस का हो जाएगा आपका 11 अपॉन में 1.5 into 1.5। अब हमें पता है 15 का स्क्वायर होता है 225,
225, तो यहाँ पे आपका 112 डिजिट यानी कि आपका हो जाएगा 2.25, ठीक है। इसे आप अलग रफ साइड में नोट कर लें, इस साइड में into 10 to the power 11 का स्क्वायर, इट मींस इट विल बिकम 22। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, सॉरी मैं अगले स्टेप में से कट करूंगा, तो यहां पे 6.67 into 6 to the 12 अपॉन 2.25 into 10 to the power, ऊपर बचेगा आपका कितना बचेगा, ये आपका हो गया 54 और -11 43, तो 43 और अपॉन में ये 10 to the power 22 है, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। इसको ऊपर भेजेंगे, ये आपका ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर जाके पावर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव की है, ऊपर जाके नेगेटिव की हो जाएंगी, तो -22 हो गया। अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट विल बी कैंसिल आउट, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा, मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ इसको 225 667, ठीक है। तो पहले 225 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 टाइम्स तो जा नहीं सकता है, तो यहाँ पे मैं 2 टाइम्स पुट करूंगा, 2 5 is 10 0, 2 2 is 4 1 5 और 2 2 is 4, ये आपका 450 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, इधर आपका 1 और इधर बच जाएगा 2 2 1 7, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0। अब ये कितने टाइम्स जा सकता है, ये आपका जा सकता है 9 टाइम्स, तो 9 5 is 45, 9 5 is 45, कैरी 4, 9 2 is 18 4 22, 2 कैरी 2, 9 2 is 18 to 20, तो ये आपका 2025 आ गया। आप लोग चाहें तो इसे एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहीं पे छोड़ दूंगा, तो ये आप क्या निकला 2.9 into 12 into 10 to the power 21। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं, आप कोशिश करिए कि जितनी भी कैलकुलेशन है वो उससे करिए। अगर मैं 2.9 की 12 से मल्टीप्लाई कराऊं, 12 9 is 108, 8 कैरी 10, 12 2 24 और 10 34, और पॉइंट आपका आ जाएगा 1 डिजिट के बाद, तो ये आपका हो जाएगा 34.8 into 10 to the power 21। अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूं, ये आपका हो जाएगा 3.48 into 10 to the power 22। एक डिजिट मैंने इसको इधर पॉइंट को डिस्प्लेस किया, पावर आपकी एक इंक्रीज हो गई। इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू 3.5 into 10 to the power 22 न्यूटन। That is your answer for force between the earth and sun. Next topic है आपका Kepler's law। Kepler's law, Kepler's ने क्या, जो भी आपका ये सन है, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इन प्लैनेट्स के बेसिस पे इन्होंने एक लॉ दिया था। इससे पहले कोपरनिकस ने भी दिया था, फिर इन्होंने लॉ दिया। इन्होंने क्या बताया कि जो आपका सन है, इन्होंने 3 लॉ दिए। पहला ये बताया कि सन आपका एक जगह पे एक फोकस पे रहता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दूसरा ये बताया कि अगर कोई प्लैनेट घूम रहा है, सपोज प्लैनेट ने यहां से यहां तक मूव किया टाइम टी में, अगले के लिए वो टाइम टी में यहां से यहां तक गया, तो जितना वो एरिया यहां पे स्वेप्ट करेगा, उतना ही एरिया किसी टाइम के लिए इतना रहेगा। हम कह सकते हैं कि जो उसकी एरियल वेलोसिटी है, यानी कि एरिया अपॉन टाइम, वो आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। नेक्स्ट क्या बताया था कि जो कोई जितनी भी उसकी एक्सिस है, सपोज कोई प्लैनेट है, ये सन है आपका, प्लैनेट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। अब जो ये पूरी टोटल ये मेजर एक्सिस है, इसकी जो इतनी रेडियस है, मेजर एक्सिस की रेडियस है, इस रेडियस का जो स्क्वायर है वो उसके टाइम पीरियड के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला लॉ है आपका कि क्या बताया था, ऑल दी प्लैनेट्स revolve around the sun, and sun remains constant at a focus। सन आपका एक ही जगह पे फोकस रहता है। सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ आपका क्या है, द एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट फॉर अ टाइम इंटरवल
remains constant, या फिर इसको कह सकते हैं और एरियल वेलोसिटी of a planet remains constant while revolving around sun. देखो इसे डायग्राम समझाते हैं। सपोज यहां पे आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, SUN सन। किसी प्लैनेट ने पॉइंट A टू पॉइंट B तक टाइम t में इतना एरिया स्वेप्ट किया, हमने मान लिया पॉइंट O है या फिर इसको S मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट कितना किया ASB, और नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए फिर से टाइम t इंटरवल के लिए टाइम t है आपका, उसने एरिया स्वेप्ट किया आपका CSD। तो जो आपका एरिया ये वाला एरिया है, दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया, यानी कि जो आपका एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट है वो आपका हमेशा ऑलवेज इक्वल रहता है। ये आपकी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधी मेजर एक्सिस। थर्ड लॉ आपका क्या कहता है कि जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड is directly proportional to the cube of semi major axis। ठीक है, तो ये आपका यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका a क्यूब is directly proportional to t square।